नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास बातचीत में। नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना ये जो जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि बात फिर बहुत गंभीर आरोपों तक पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जमीनी विवाद था जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हम आमतौर पर SC/ST एक्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, SC/ST एक्ट। तो विवाद उस एक्ट के दायरे में आ गया जी। ये मामला है हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य का, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2020 को इस पर अपना एक बहुत अहम फैसला सुनाया था। अच्छा। और आज हमारी जो पूरी बातचीत है वो इसी फैसले पर आधारित रहेगी। तो हमारा इरादा क्या है, मतलब हम इस केस के बहाने क्या समझना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, SC/ST एक्ट को कैसे देखती हैं, खासकर तब जब मामला आपसी झगड़ों से जुड़ा हो। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि क्या हर झगड़ा, हर गाली गलौज, अगर उसमें मान लीजिए शामिल लोग अलग अलग जाति के हैं, तो क्या वो अपने आप SC/ST एक्ट के तहत अपराध बन जाएगा? बिल्कुल। या फिर उसकी कुछ खास शर्तें हैं, क्या चीजें जरूरी हैं? हाँ, क्या है वो शर्तें? चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक FIR से। अच्छा। FIR नंबर 173। अच्छा। इसे दर्ज करा था एक महिला ने जो अनुसूचित जाति से थी। फैसले में उन्हें प्रतिवादी संख्या 2 कहा गया है। और ये FIR लिखाई गई थी हितेश वर्मा और उनके परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ। वो अपील करता है इस केस में। ओके। तो इस FIR में आरोप क्या क्या थे? सुनने में तो ये एक सामान्य झगड़े जैसा लग रहा है शुरू में। आरोप कई थे। कुछ तो IPC के तहत थे, इंडियन पीनल कोड के, जैसे सेक्शन 452 यानी बिना इजाजत घर में घुसना, सेक्शन 504 मतलब जानबूझकर बेइज्जती करना ताकि शांति भंग हो, और सेक्शन 506 यानी जान से मारने की धमकी देना। ओके। इनके साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 31X और 31E के तहत भी आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में जांच के दौरान पुलिस ने वो एक्ट की धारा को बदलकर 31R कर दिया था। 31R, ये अपमान और धमकी से जुड़ी है शायद। हाँ बिल्कुल, अपमान और धमकी से। और झगड़े की वजह क्या बताई गई थी, मतलब FIR में क्या लिखा था कि हुआ क्या था उस दिन? शिकायत में ये कहा गया था कि 10 दिसंबर 2019 की सुबह करीब 10 बजे हितेश वर्मा और उनके घर वाले, जो शिकायतकर्ता महिला हैं, उनके बन रहे मकान की चारदीवारी के अंदर जबरदस्ती घुस आए। अरे। और आरोप ये था कि उन्होंने महिला को और वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनको गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, और खास तौर पर जाति को लेके भद्दे शब्द कहे। जैसे कि क्या शब्द थे? FIR के मुताबिक जैसे कहा कि तुम नीची जाति के लोग हो, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, इस तरह की बातें। ओह। इतना ही नहीं, ये भी आरोप था कि वो लोग वहां से कुछ सामान जैसे सीमेंट, लोहा, ईंटें वगैरह उठाकर ले गए। अच्छा। और ये भी कि पिछले 6 महीने से उन्हें अपने खेत पर भी काम नहीं करने दे रहे थे। बाप रे, ये तो फिर वाकई गंभीर आरोप है। पर जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक तरफा थी? फैसले में शायद एक काउंटर FIR का भी जिक्र था, है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। हितेश वर्मा के पक्ष से भी एक व्यक्ति थे, पवन वर्मा। उन्होंने भी उसी दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को शिकायतकर्ता महिला और उनके परिवार वालों के खिलाफ एक जवाबी FIR दर्ज कराई थी। FIR नंबर 174। अच्छा, उसमें क्या आरोप थे? उसमें IPC की धारा 323 यानी मारपीट और 354 यानी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इसमें घटना का समय अगले दिन सुबह का बताया गया था। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही कोई जमीन को लेकर तनातनी चल रही थी। हाँ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, बैकग्राउंड था। बिल्कुल, ये महज एक तरफा मामला नहीं था। सही कहा। तो पुलिस ने जांच की और फिर हितेश वर्मा और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। कौन सी धाराओं में? हाँ, पुलिस ने जांच के बाद IPC की धारा 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 31R के तहत चार्जशीट फाइल की, और निचली अदालत ने उस पर संज्ञान भी ले लिया, मतलब केस आगे बढ़ने लगा। ओके, फिर मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा? जब निचली अदालत ने समन जारी कर दिया तो हितेश वर्मा इस चार्जशीट और समन को रद्द करवाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट गए। अच्छा। उन्होंने CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के तहत याचिका डाली। ये धारा हाईकोर्ट को एक खास शक्ति देती है कि अगर उसे लगे कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है
या न्याय के हित में जरूरी है तो वो कार्रवाई रद्द कर सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, सही है? नहीं मानी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क सीधा सा था कि भाई शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से हैं और उन पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, तो SC/ST एक्ट तो बनता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक पुराने केस आशाबाई माचेंदर अदगले बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला भी दिया था। ओके, तो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके बाद फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी, हितेश वर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने क्या दलीलें दी, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में अपील करता यानी हितेश वर्मा का मुख्य कहना यह था कि ये पूरा मामला असल में प्रॉपर्टी का झगड़ा है, जमीन का विवाद है। और इस जमीन को लेकर सिविल कोर्ट में केस पहले से ही चल रहे हैं। ये जो FIR लिखाई गई है ये झूठी है, सिर्फ हमें परेशान करने और कानून का गलत इस्तेमाल करने के लिए लिखाई गई है। और सबसे बड़ी दलील क्या थी उनकी? उनकी सबसे अहम दलील ये थी कि FIR में जो बातें लिखी हैं उनसे SC/ST एक्ट का अपराध बनता ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बनता? क्या कमी थी उनके हिसाब से? उन्होंने दो खास बातें उठाई। पहली कि ये जो भी कथित गाली गलौज और धमकी हुई वो किसी सार्वजनिक स्थान पर या सबके सामने, जिसे कानून में विद इन पब्लिक व्यू कहते हैं, वो वहां नहीं हुई। ओके, जगह का मुद्दा। हाँ, और दूसरी बात जो बहुत अहम है कि ये बेइज्जती इसलिए नहीं की गई क्योंकि महिला अनुसूचित जाति से हैं। ये सब उस जमीनी झगड़े की वजह से हुआ, न कि जाति की वजह से। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, उन्होंने अपनी बात के समर्थन में एक और केस गिरिगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का उदाहरण भी दिया। ओके, तो ये अपीलकर्ता की दलीलें थीं। हाँ। दूसरी तरफ से क्या कहा गया? राज्य सरकार और शिकायतकर्ता महिला ने क्या तर्क रखे? उनका कहना था कि भाई पुलिस ने जांच की है, कुछ गवाहों ने शिकायतकर्ता की बातों की पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि हितेश वर्मा और उनका परिवार तो शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अतिक्रमणकारी हैं, और हाईकोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। तो ये थे दोनों तरफ के तर्क। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कैसे देखा, खासकर SC/ST एक्ट की व्याख्या उन्होंने कैसे की? ये सबसे जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस कानून के मकसद को देखा, मतलब SC/ST एक्ट आखिर बनाया क्यों गया था। हाँ। अदालत ने इसके उद्देश्यों और कारणों का जिक्र किया। साफ तौर पर कहा कि ये कानून समाज के उन वर्गों यानी अनुसूचित जाति और जनजाति जिन्हें ऐतिहासिक रूप से दबाया गया है, हाँ, जो वंचित रहे हैं, बिल्कुल, उनकी सामाजिक आर्थिक हालत सुधारने और उन्हें अपमान, नफरत, उत्पीड़न, अत्याचारों से बचाने के लिए है, खासकर तब जब वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। ये कानून खास तौर पर उन कामों को सजा देता है जो ऊंची जाति के लोग नीची जाति के सदस्यों के खिलाफ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस खास जाति से हैं। मतलब जो मोटिवेशन है, जो इरादा है, वो जातिगत होना चाहिए। एग्जैक्टली। कानून का मकसद किसी भी झगड़े को कवर करना नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। तो फिर इस मामले में जो धारा लगी थी 3RNR, उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? अपराध साबित होने के लिए क्या जरूरी है, कौन सी शर्तें हैं? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में बताया। कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3RNR के तहत अगर किसी को दोषी ठहराना है तो दो बातें हर हाल में साबित होनी चाहिए। अच्छा, क्या है वो दो बातें? पहली, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को जानबूझकर बेइज्जत करने या धमकाने का इरादा होना चाहिए। और ये इरादा कैसा? जाति के कारण अपमानित करने का इरादा। ओके, इरादा। और दूसरी, ये जो बेइज्जती या धमकी है ये सार्वजनिक दृष्टि में किसी भी स्थान पर हुई हो, मतलब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, ऐसी जगह पर हुई हो जहां आम लोग, पब्लिक, उसे देख या सुन सकें। ओके, ये दो शर्तें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है इरादा, नियत, और दूसरी है जगह, यानी सबके सामने हुआ हो। बिल्कुल। ये इरादे वाली बात पर कोर्ट ने और क्या कहा? क्या हर तरह की गाली गलौज, हर धमकी इसमें आ जाएगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने एकदम साफ किया कि हर झगड़ा, हर गाली या धमकी इस एक्ट के तहत अपराध नहीं है। सबसे जरूरी ये साबित करना है कि उस बेइज्जती या धमकी की वजह पीड़ित की जाति थी। अच्छा। यानी किसी को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो SC या ST समुदाय से है। अगर झगड़ा जमीन पर है, पैसे पर है, ये किसी और बात पर है और बस इत्तेफाक से दोनों पक्ष अलग अलग जाति के हैं, तो सिर्फ इस वजह से SC/ST एक्ट लागू नहीं हो जाएगा। ये साबित करना होगा कि जाति ही उस अपमान का, उस धमकी का मूल कारण थी। मतलब अगर दो लोगों में
प्रॉपर्टी का पुराना झगड़ा चल रहा है, सालों से केस चल रहा है और लड़ाई हो गई, गर्मा गर्मी में एक ने दूसरे को कुछ कह दिया, तो ये देखना होगा कि वो गुस्से में कहा गया या वाकई जाति के आधार पर नीचा दिखाने के लिए कहा गया। बिल्कुल सही। यही फर्क कोर्ट ने समझाया और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पक्ष अपने हक के लिए कानूनी रास्ता अपनाता है, जैसे सिविल कोर्ट में केस दायर करता है, तो उसको अत्याचार नहीं माना जा सकता। वो तो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, वो तो अधिकार है। जी। कोर्ट ने एक और केस खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का भी हवाला दिया। उसमें भी यही कहा गया था कि अपराध इस आधार पर किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति SC/ST है, तभी इस सख्त कानून की धाराएं लगेंगी। ये इरादे वाली बात तो समझ आ गई। अब दूसरी शर्त पर आते हैं, सार्वजनिक दृष्टि में या पब्लिक व्यू में होना। इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? जैसे इस केस में घर के अंदर घटना हुई थी, तो क्या वो पब्लिक व्यू में आएगी? हाँ, ये भी बहुत अहम पॉइंट था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्ण सिंह बनाम राज्य नाम के एक पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया। स्वर्ण सिंह, हाँ सुना है ये केस। जी। उस फैसले में कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क हो गई, बाजार हो गया, और सार्वजनिक दृष्टि में कोई स्थान के बीच का फर्क समझाया था। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। फर्क है। देखिए, स्वर्ण सिंह केस में कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक व्यू का मतलब है ऐसी जगह जहां आम जनता के सदस्य, मतलब राह चलते लोग या पड़ोसी वगैरह, उस घटना को देख या सुन सकें। ओके। अगर गाली गलौज किसी घर के अंदर होती है, चार दीवारी के भीतर, और वहां सिर्फ घर के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या दोस्त मौजूद हैं, कोई बाहरी आम आदमी नहीं है। हाँ, मतलब कोई राहगीर या अनजान पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल। तो वो जगह पब्लिक व्यू में नहीं मानी जाएगी, भले ही उस कमरे में या उस घर में कितने भी लोग क्यों ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बारीक लेकिन अहम नुक्ता है। तो इस केस में, हितेश वर्मा वाले केस में, घटना कहाँ हुई थी? FIR के मुताबिक, FIR के हिसाब से देखें तो सारी कथित गाली गलौज और धमकी महिला के बन रहे मकान की चारदीवारी के अंदर हुई थी। अंदर हुई थी? हाँ, और ना तो FIR में ना ही पुलिस की चार्जशीट में कहीं ये लिखा था कि उस वक्त घर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति, मतलब जो रिश्तेदार या दोस्त ना हो, ऐसा कोई मौजूद था जो ये सब देख या सुन रहा था। तो इसका मतलब कोर्ट के हिसाब से अपराध की जो दूसरी शर्त थी, यानी पब्लिक व्यू में होना, वो भी इस मामले में पूरी नहीं हो रही थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यही निष्कर्ष था कि घटना प्रथम दृष्टया पब्लिक व्यू में नहीं हुई। कोर्ट ने एक और बात कही जो दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ये बात उतनी जरूरी नहीं है कि आरोपी को पता था या नहीं कि पीड़ित SC/ST है। ज्यादा जरूरी ये है कि क्या अपराध इसलिए किया गया क्योंकि वो SC/ST थे, और क्या वो सबके सामने किया गया। ये दो चीजें मुख्य हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस केस में SC/ST एक्ट की धारा 31R के तहत अपराध की दोनों मुख्य शर्तें, एक तो जाति के कारण अपमानित करने का इरादा और दूसरा पब्लिक व्यू में होना, ये दोनों ही पहली नजर में साबित नहीं हो रही थी। जी, प्रथम दृष्टया। तो फिर हाई कोर्ट के फैसले का क्या हुआ? उन्होंने तो याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने वो जो आशाबाई माचिंद्र अदगले केस का हवाला दिया था, वो ठीक से नहीं समझा। अच्छा। वो केस असल में इस बारे में था कि FIR में आरोपी की जाति लिखी थी या नहीं, पीड़ित की जाति का मुद्दा नहीं था उसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में सिर्फ इतना कहा था कि ये जांच का विषय है। तो उस केस का हवाला देकर इस मामले में याचिका खारिज करना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की कानूनी गलती थी। ओके। और कोर्ट ने CRPC की धारा 482 के बारे में भी कुछ कहा था ना? मतलब क्या हाई कोर्ट ऐसी FIR या चार्जशीट रद्द कर सकती है, खासकर SC/ST एक्ट जैसे खास कानूनों में, क्योंकि ये कानून तो बहुत संवेदनशील माना जाता है। हाँ, इस पर भी कोर्ट ने अपनी राय बिल्कुल साफ की। उन्होंने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य केस और उसके बाद जो समीक्षा वाला फैसला आया था उसका जिक्र किया। हाँ, वो काफी चर्चित रहे थे। जी। उन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि SC/ST एक्ट बहुत जरूरी कानून है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करके कोई झूठी FIR दर्ज कराता है तो जो निर्दोष व्यक्ति है उसे राहत देने के लिए हाई कोर्ट CRPC की धारा 482 का इस्तेमाल करके ऐसी कार्यवाही रद्द कर सकती है। लेकिन क्या इससे ये मतलब नहीं निकलता कि कानून कमजोर हो जाएगा या ये संदेश जाएगा कि? नहीं, कोर्ट ने यह भी साफ किया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि SC/ST समुदाय के लोग एक वर्ग के रूप में कानून का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। झूठी FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। ये इंसान की कमजोरी है, किसी जाति या समुदाय की नहीं।
कोर्ट ने कहा कि धारा 482 का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, सिर्फ असाधारण मामलों में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, पर असाधारण मामलों में, जहां पहली नजर में ही लग रहा हो कि कानून का सरासर दुरुपयोग हुआ है, न्याय के हित में जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यही बात दोहराई गई थी और कोर्ट ने ईश्वर प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर चार्जशीट को सिर्फ उस हिस्से तक भी रद्द किया जा सकता है जो गलत लग रहा हो। मतलब पूरी चार्जशीट रद्द करना जरूरी नहीं, सिलेक्टिवली भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट ने एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की है, एक्ट की महत्ता भी बनी रहे और उसका दुरुपयोग भी न हो। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हितेश वर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? क्या पूरी चार्जशीट रद्द कर दी? और उनके परिवार वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 31R के तहत जो आरोप लगाए गए थे वो पहली नजर में नहीं बनते, इसलिए चार्जशीट को सिर्फ SC/ST एक्ट वाले अपराध की हद तक रद्द कर दिया गया। सिर्फ SC/ST एक्ट वाला हिस्सा। तो फिर वो जो IPC वाले आरोप थे, गाली गलौच यानी धारा 504 और धमकी यानी धारा 506, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि उन आरोपों का ट्रायल निचली अदालत में कानून के मुताबिक चलेगा, वो रद्द नहीं किए गए। अच्छा। और साथ ही जो काउंटर FIR हितेश वर्मा के पक्ष ने दर्ज कराई थी उसका ट्रायल भी चलेगा। कोर्ट का मानना था कि भले ही दोनों FIR में घटना की तारीखें थोड़ी अलग बताई गई हों, लेकिन ये हैं तो एक ही जमीनी विवाद से जुड़े मामले, इसलिए इनका फैसला कानून के हिसाब से होना चाहिए, जो भी सबूत सामने आए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस केस से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, खासकर SC/ST एक्ट के इस्तेमाल को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा सबक और सबसे साफ संदेश ये है कि SC/ST एक्ट की धारा 31R यानी जाति के नाम पर अपमान या धमकी वाला अपराध बनने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। हाँ। एक, अपमान जानबूझकर किया गया हो और पीड़ित की जाति के कारण उसे नीचा दिखाने के इरादे से किया गया हो। इरादा। और दूसरा, वो अपमान या धमकी पब्लिक व्यू में यानी आम लोगों के सामने सार्वजनिक दृष्टि में की गई हो। जगह। बिल्कुल। सिर्फ ये बात कि झगड़ने वाले दो लोग अलग अलग जातियों के हैं और उनके बीच कोई प्रॉपर्टी का या कोई दूसरा झगड़ा चल रहा है, ये अपने आप में SC/ST एक्ट का मामला नहीं बन जाता जब तक ये दो शर्तें पूरी ना हो। ये वाकई एक बहुत अहम फैसला है। ये इस संवेदनशील कानून को लागू करने की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझाता है जी। और ये दिखाता है कि अदालतें कैसे कानून के असल मकसद यानी दलितों और आदिवासियों को जातिगत अत्याचार से असल में बचाना और इसके संभावित दुरुपयोग के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ, और ये CRPC की धारा 482 के तहत न्यायपालिका की जो निगरानी रखने की शक्ति है उसको भी उजागर करता है, खास कानूनों में भी। बिल्कुल। ये फैसला एक तरह से गाइडलाइन देता है कि जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए ऐसे मामलों में। बिल्कुल सही। चलिए इस अहम चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। सोचने वाली बात है ये कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है वो कैसे ये संतुलन साध सकती है। एक तरफ तो कमजोर समुदायों को जाति के आधार पर होने वाले असली अत्याचारों से बचाने की सख्त जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जरूरत है। और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि इन खास सुरक्षात्मक कानूनों का इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने या जमीनी झगड़ों को निपटाने के लिए हथियार की तरह ना हो, खासकर ऐसी स्थितियों में जहां झगड़े में दोनों तरफ से ही गर्मा गर्मी होती है, शायद गाली गलौज भी होती है। तो फिर असली जातिगत अत्याचार और एक आम झगड़े के बीच की वो जो महीन रेखा है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। हाँ, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।